ये कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जिसकी प्रेमिका को एक जादूगरनी किडनैप कर लेती है। अब वो वॉरियर अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए एक एडवेंचर सफ़र में निकल जाता है जहां उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या वो अपनी प्रेमिका को बचा पाएगा या खुद ही हो जाएगा कुर्बान, देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि हमने इस मूवी के 3 पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं जो कि आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है, हमें उसी जादूगरनी को दिखाया जाता है जिसका नाम गलीना होता है, जो काले पानी के तालाब के पास खड़े होकर कहती है कि मुझे मेरे मकसद में कामयाब होना है और मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए जादुई दुनिया से एक साथी चाहिए जो मेरा साथ दे सके। जिसके बाद हम काले पानी में से एक योद्धा को निकलते हुए देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि जादुई दुनिया से गलीना का साथ देने के लिए आया है, यानी कि अब वो उसका एक वॉरियर साथी है। यहीं से सीन कट होता है। फिल्म के अगले सीन में हम इवान और बेलिसा को देखते हैं जिन्होंने इस जादुई दुनिया में एक छोटा सा गांव बसा लिया होता है जहां पर ये इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इनकी ये छोटी सी दुनिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है जो देखने में किसी सपने जैसे लग रही होती है। दूसरी तरफ इवान और बेलिसा की शादी तय हो चुकी थी, इसी वजह से गाँव में इसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी जिसमें तमाम गाँव वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो जादूगरनी बाबा यागा से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिससे बाबा यागा कहती है कि मैं अपनी झोपड़ी को अपग्रेड कर रही हूँ, यानी कि वो अपनी झोपड़ी के पर उगा रही है, जिसके बाद वो झोपड़ी भागने के साथ साथ हवा में भी उड़ पाएगी और ये झोपड़ी बाबा यागा इवान को तोहफे में देगी। ये सुनकर इवान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम बड़े जादूगर को देखते हैं जो इवान से कहता है कि मुझे काले जादू की गंध आ रही है, लगता है कि कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन इवान उस जादूगर की बातों को सीरियस नहीं लेता और हंसने लगता है और कहता है कि तुम खामखा ही टेंशन ले रहे हो। अभी उनमें बातें चली रही होती है, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चींटी आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। लेकिन इवान उस चींटी को देखकर नहीं डरता बल्कि वो उसका सामना करता है और हम देखते हैं कि इवान उस चींटी को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद इवान सभी लोगों को तसल्ली देता है और कहता है कि अब खतरा टल गया है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवान ये सब कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर 3 हेड वाला ड्रैगन आ जाता है जिसे हमने पहले 2 मूवी में भी देखा था, जो पहले बहुत छोटा था लेकिन अब वो ड्रैगन बड़ा हो गया है और वो सभी गाँव वालों पर हमला कर देता है। इवान बड़ी ही बहादुरी से उस ड्रैगन का सामना करता है। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, पर इवान अपनी समझदारी से जैसे तैसे करके उसे लोहे के रिंग में फंसा देता है और हम देखते हैं कि वो बड़ा जादूगर उस ड्रैगन के ऊपर एक जादुई पाउडर छिड़कता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन वापस से छोटा हो जाता है। यहाँ पर अब इवान को भी समझ आ जाता है कि कोई जादुई शक्तियाँ है जो उनके तरफ मुसीबतें भेज रही हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब बातों को इग्नोर करके सोने के लिए चले जाता है जहां उसे उसकी झोपड़ी में कोट से मिलता है जो इवान से कहता है कि क्या अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। जिस पर इवान उससे कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन कोट से उससे कहता है कि अभी तुम इस जादुई दुनिया को संभालने के लिए तैयार नहीं हो और बताता है कि किसी को भी ये बात पता नहीं है कि मैंने अमर होने का डिसीजन क्यों लिया था और आज मैं हजारों साल बाद ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। जब मैं बचपन में एक छोटा अनाथ बच्चा था तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। तब मेरे गुरु एक महान जादूगर थे जो मुझसे कहा करते थे कि दुनिया ताकतवर लोगों से डरती है और उनकी रिस्पेक्ट भी करती है। फिर मैंने ताकतवर होने का डिसीजन लिया और ताकतवर होने के लिए उसी जादुई तालाब के पास चला गया जहाँ पर मैं पानी पीकर अमर भी हो जाता और दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी बन जाता। लेकिन वहाँ पर मेरे अंदर की अच्छाई और बुराई आपस में लड़ने लगी और फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। लेकिन आखिरकार मेरे अंदर की बुराई जीत गई और मैंने उस तालाब का पानी पी लिया, जिसके बाद मैं अमर और ताकतवर भी बन गया। लेकिन मैंने असली जिंदगी का मजा नहीं ले पाया और हजारों सालों से भटक रहा हूँ। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान क्या हुआ है तुम्हें पता है? तब से लेकर अब तक दुनिया में जितनी भी काली शक्तियाँ वाले शैतान आए हैं वो उसी तालाब में से आए हैं, यानी कि हजारों सालों से इस जादुई दुनिया पर काली शक्तियों पर होने वाली तबाहियों का जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वो पहला
पहला इंसान था जिसने उस तालाब का पानी पिया था और उन काली शक्तियों से हाथ मिलाया था। यहीं से सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सोल्जर हमला कर देता है। बेलिसा उसका डटकर मुकाबला कर रही होती है, लेकिन वो सोल्जर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से बेलिसा उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। हम उस सोल्जर को देखते हैं जो बेलिसा को बेहोश करके अपने साथ बाहर ले आता है। ऐसा करते हुए उसे बड़ा जादूगर देख लेता है और हम देखते हैं कि वो हवा में एक बड़ी घंटी बजाता है ताकि वो सबको वार्निंग दे सके। तभी वहाँ पर गलीना भी आ जाती है जो कि अपने फ्लाइंग क्रिएचर के साथ आई थी और वो बेलिसा को अपने साथ ले जाती है। वहीं पर इवान और बाकी के लोग गलीना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। जिसके बाद बूढ़ी जादूगरनी अपनी झोपड़ी में बैठकर गलीना का पीछे करने लगती है। वहीं पर हम उसकी झोपड़ी को देखते हैं जो अपग्रेड हो चुकी थी और अब वो हवा में उड़ सकती थी। वो बूढ़ी जादूगरनी अपनी पूरी पावर लगाकर उसकी झोपड़ी को गलीना के पीछे लगा देती है। इधर हम गलीना को देखते हैं जो हवा में एक पोर्टल बनाती है और उसके अंदर चले जाती है। इधर हम बाबा यागा की झोपड़ी को देखते हैं जो सीधे गलीना के पोर्टल के अंदर चले जाती है। अब ये दोनों पोर्टल से होकर प्रेजेंट टाइम की दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि मास्को में। असल में ये इवान का होम टाउन है जहाँ वो बचपन से जवानी तक पला बड़ा है। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो गलीना का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ गलीना नहीं लगती। इधर हम इवान को देखते हैं जो क्रिएचर सर के मुंह में अखरोट भर देता है और गलीना को फंसाने की कोशिश करता है। इधर हम शहर के तमाम लोगों को देखते हैं जो ये मंजर बड़ी ही हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी बाबा यागा की झोपड़ी की टक्कर एक कार से हो जाती है, जिससे इवान नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर कोर्ट से बाबा यागा से कहता है कि तुम गलीना का पीछा करो, इवान खुद ही होश में आकर हम तक पहुँच जाएगा, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। अब गलीना उनसे थोड़ी ही दूर होती है। तभी वहाँ पर वो सोल्जर आ जाता है और वो बाबा यागा की झोपड़ी को पकड़कर गिरा देता है और कोर्ट से लड़ने लगता है। यहाँ पर कोर्ट से और उस सोल्जर के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन वो सोल्जर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। इसी वजह से वो कोर्ट से का सर धड़ से अलग कर देता है। वहीं पर हम कोर्ट से के सर को देखते हैं जो दूर एक औरत की कार में जाकर गिरता है। वहीं पर हम उस सोल्जर को देखते हैं जो उस क्रिएचर सर को भी दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सोल्जर वहां से चले जाता है। इधर जब इवान को होश आता है तो वो गलीना का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, जिसके दरवाजे में बेलिसा के कपड़े का एक टुकड़ा फंसा होता है, जिससे इवान को लगता है कि बेलिसा उसी बिल्डिंग के छत पर है। और हम इवान को देखते हैं जो छत के ऊपर चले जाता है जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहां पर बाबा यागा, बड़े जादूगर और बैरूबी पहुंच जाता है जो इवान को बताते हैं कि उन्हें वहां पर वो फायरबर्ड का पंख मिला है, जिससे उन्हें लगता है कि बेलिसा को गायब करने में फायरबर्ड का भी हाथ है और वो भी गलीना से मिला हुआ है। जिस पर बाबा यागा और बूढ़ा जादूगर इवान को बताते हैं कि आज से 500 साल पहले फायरबर्ड हमारी दुनिया में रहा करते थे, लेकिन उनमें से कई बर्ड्स को कोर्टसे ने मार डाला, सिर्फ अपने डर और खौफ को कायम करने के लिए, क्योंकि जब से वो अमर हुआ था उसने हमारी दुनिया में कई सालों तक राज किया। इसी वजह से अब कुछ ही फायरबर्ड इस दुनिया में रह गए हैं और अब वो यहाँ पर रूप बदलकर लोगों के साथ रहा करते हैं। जिस पर इवान उनसे कहता है कि हमें उसके पास जाकर गलीना के बारे में पता लगाना चाहिए। अगले सीन में हम उसी औरत को देखते हैं जिसकी कार में कोर्टसे का सर गिरा होता है। वो कोर्टसे के सर को एक खिलौना समझ रही होती है और अपने बेटे को दे देती है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे काफी कुछ अजीब लगने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो कोर्टसे के सर को बाहर फेंकने के लिए चले जाती है। इधर हम उस क्रिएचर सर को देखते हैं जो पानी से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक बाइक खड़ी नजर आती है और वो उस बाइक को लेकर कोर्टसे के सर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो औरत खड़ी होती है। हम उस क्रिएचर सर को देखते हैं जो उस औरत के पास कोर्टसे का सर देख लेता है, जिसके बाद वो उस औरत से कोर्टसे का सर ले लेता है, जिसके बाद कोर्टसे अपने सर को अपने धड़ पर लगा लेता है, जिसे देखकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब
इवान बाबा यागा को उसकी झोपड़ी को रोकने के लिए कहता है और कहता है कि अब हम यहाँ से टैक्सी से जाएंगे क्योंकि ये मॉस्को है और यहाँ पर सभी लोग हमें ऐसा देखकर हंसेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आगे का सफर टैक्सी से करने वाले होते हैं। जिसके बाद ये एक टैक्सी में बैठ जाते हैं और फायरबर्ड को ढूंढने के लिए एक होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में बाबा यागा इवान की मोबाइल को चिड़िया में बदल देती है ताकि वो चिड़िया कोर्ट से को इनका सही पता बता दे, जिसके जरिए कोर्ट से इन तक पहुंच जाए। जब वो चिड़िया कोर्ट से के पास पहुंचती है तो हम क्रिएचर सर को देखते हैं जो उसे खा लेता है। दूसरी तरफ हम जादूगरनी गलीना को देखते हैं जिसने बेलिसा को बंदी बना रखा था और उसके ऊपर कोई जादू कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है। जिस पर बेलिसा उसे कहती है कि इवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पर गलीना उससे कहती है कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि इवान यहाँ पर आए, आखिर एक बेटे को अपनी मॉम के पास तो आना ही चाहिए। जिसके बाद हमें रिवील होता है कि जादूगरनी गलीना इवान की असली मॉम है। ये सुनकर बेलिसा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम इवान और उसके साथियों को देखते हैं जो एक होटल के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो फायरबर्ड यहाँ पर हो सकता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो होटल के अंदर जाते हैं वहाँ पर फायरबर्ड का पंख चलने लगता है जिससे जादूगर समझ जाता है कि फायरबर्ड यहीं पर रहते हैं। हम बूढ़े जादूगर को देखते हैं जो उस दरवाजे पर जादू करता है। जिसके बाद वो दरवाजा कोई जादुई कमरे में बदल जाता है और हम देखते हैं कि वो दरवाजे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही हैरान करने वाला मंजर दिखाई देता है, जहाँ पर उन्हें बहुत ही खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। इवान उस खूबसूरत जगह को देखते ही रह जाता है जिसकी आवाज से वो फायरबर्ड जग जाता है। तभी वहाँ पर फायरबर्ड की असिस्टेंट आ जाती है जिससे फायरबर्ड कहता है कि ये लोग कौन है और मेरे रूम में कैसे आए, इन्हें यहाँ से तुरंत भगाओ। जिस पर बूढ़ा जादूगर फायरबर्ड से कहता है कि हम गलीना को ढूंढना चाहते हैं जिसमें हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि आखिरी समय में हमने जहाँ गलीना को देखा था वहाँ तुम्हारा पंख मिला है। जिस पर फायरबर्ड कहता है कि मैंने कभी गलीना को नहीं देखा। तभी इवान अपनी तलवार निकाल लेता है और फायरबर्ड को धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। लेकिन फायरबर्ड फिर भी उससे कहता है कि मेरे पंख इधर उधर गिर जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर उड़ गया हो और मेरा पंख तो कहीं भी उड़कर चले जाता है। तभी हम फायरबर्ड को देखते हैं जिसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसका अंडा देने का समय आ चुका था, जहां पर उसके तमाम साथी आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो फायरबर्ड एक अंडा देता है जहां पर बूढ़ा जादूगर इवान को बताता है कि एक फायरबर्ड अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार अंडा देता है और वो इसकी रक्षा अपनी जान से भी बढ़कर करते हैं, यानी कि वो अंडा उनकी लाइफ की सबसे कीमती चीज होती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। आगे बूढ़ा जादूगर बताता है कि तुम इस अंडे को तोड़कर जो भी पूछोगे वो अंडा तुम्हें सही सही जवाब देगा, लेकिन याद रखना कि ये फायरबर्ड की सबसे खास चीज होती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद फायरबर्ड की असिस्टेंट उससे कहती है कि आपका कंसर्ट का टाइम हो चुका है, आपको चलना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद तमाम फायरबर्ड कुछ दाने खाने लगते हैं जिसे खाने के बाद वो इंसानी रूप में आ जाते हैं। ये मंजर देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर बैरू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद बैरू फायरबर्ड से रिक्वेस्ट करता है और एक मोती की माला के बदले कुछ दाने मांगता है ताकि वो भी इंसानी रूप में आ सके। यहाँ पर वो फायरबर्ड बैरू को कुछ दाने दे देता है जिसे खाने के बाद बैरू भी एक इंसानी रूप में आ जाता है। जिसके बाद फायरबर्ड सब पे चिल्लाने लगता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर हम इवान और सभी लोगों को देखते हैं जो उस रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इवान ने बड़ी ही चालाकी से वो अंडा चुरा लिया होता है जिसे देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई आरी से तो कोई कैंची से, लेकिन वो अंडा किसी भी तरीके से नहीं टूटता। तभी अचानक लाइट चले जाती है। लाइट बंद होने पर अंडे पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है जिसमें लिखा था कि ये अंडा कल टूटेगा, जिसकी वजह से सभी लोग रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो अंडा 12 बजने के बाद भी नहीं टूटता, जिससे इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर के बाहर चले जाता है।
जब सुबह इवान घर वापस आता है तो बूढ़ा जादूगर उसे बताता है कि मुझे याद आ गया है कि ये अंडा कैसे टूटेगा। ये आने वाले कल में नहीं बल्कि बीते हुए कल में टूटेगा। अगर हम टाइम ट्रेवल करके बीते हुए कल में चले जाए तो हम इस अंडे को तोड़ सकते हैं, जिसके लिए हमें टाइम क्रिस्टल की मदद लेनी होगी जो हमें कीकी मोरी के यहाँ मिल जाएगा। जिसके बाद ये टाइम क्रिस्टल को लेने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या कीकी मोरी इनकी हेल्प करेगी या बन जाएगी इनकी दुश्मन, और क्या बेलिसा की जान बच पाएगी, देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।